जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 34वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश। वो भी मौर्य वंश में क्या पढ़ेंगे? मौर्य प्रशासन को पढ़ेंगे। और यह मौर्य प्रशासन की हमारी चौथी क्लास होगी, दूसरी क्लास होगी, ठीक ना। इसके पहले हम लोग मौर्य प्रशासन को एक पहली क्लास कर चुके हैं, यह दूसरी क्लास होगी मौर्य प्रशासन की। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? ध्यान से क्लास को सुनते चलिए, देखते चलिए, ठीक ना। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कीजिएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। क्या दोस्तों? ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन को। क्या दोस्तों? पढ़ेंगे हम लोग मौर्य प्रशासन को। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे, क्या? मौर्य प्रशासन। हेडिंग डालेंगे हम मौर्य प्रशासन, ठीक ना। क्या डालेंगे? मौर्य 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 प्रशासन, ठीक ना। मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन में हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले? तो मौर्य प्रशासन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? मौर्य प्रशासन में हम लोग पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन। क्या पढ़ेंगे? राजस्व प्रशासन, ठीक ना। राजस्व राजस्व प्रशासन ना। क्या पढ़ेंगे? राजस्व प्रशासन ना। और इसके पहले की अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर सबसे पहले देख लीजिए, और उस पहले की क्लास को ना इस क्लास से हम लोग जोड़ करके पढ़ेंगे, ठीक ना। तो राजस्व प्रशासन, ठीक ना। तो राज्य के आय का स्रोत क्या थे उस समय? राज्य के आय के स्रोत क्या थे? तो उस समय राज्य के आय के स्रोत थे भू राजस्व। क्या थे? भू राजस्व थे। क्या थे? भू राजस्व ना। क्या थे? भू राजस्व ना। आय के स्रोत क्या थे? तो आय के स्रोत थे हमारे भू राजस्व, ठीक। अच्छा, भू राजस्व को कर कहाँ से आएगा? अब भू राजस्व को कर कहाँ से आएगा? तो भू राजस्व को कर आएगा भूमि से, ठीक ना। कहाँ से आएगा? भूमि से आएगा, ठीक। कहाँ से आएगा? भूमि से आएगा, ठीक ना। अच्छा, मौर्य वंश में भूमि किसकी होती थी? यानी कि मौर्य वंश में भूमि पर अधिकार किसका था? तो मौर्य वंश में भूमि पर अधिकार था किसका? तो दो लोगों का था। किसका किसका था? तो मौर्य वंश में भूमि पर अधिकार किसका किसका था? तो इसमें दो लोगों का था, ठीक ना। अच्छा, एक किसका था? तो एक था राजा का, ठीक ना। किसका था? राजा का, ठीक ना। राजा का यानी यहाँ राज्य से आप इसको जोड़ सकते हैं। एक राजा का था और दूसरा किसका था भूमि पर अधिकार? तो एक था किसान का। किसका? किसान का, ठीक ना। किसान का, किसान का, ठीक, किसान का। अच्छा, जो राजा की भूमि होती थी उसको क्या कहते थे? तो जो राजा की भूमि होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे? तो उसको कहते थे क्या? इसको कहते थे हम लोग राजकीय भूमि। क्या कहते थे? राजकीय ना। राजकीय राजकीय भूमि ना। इसको क्या कहते थे? राजकीय भूमि, ठीक। राजकीय भूमि। और इसको क्या कहेंगे? किसान की भूमि ना। किसान की भूमि इसको कहेंगे। तो राजकीय भूमि पर कर कौन सा अधिकारी नियुक्त होता था? राजकीय भूमि पर जो अधिकारी नियुक्त होता था, इस पर कौन अधिकारी नियुक्त होता था? तो राजकीय भूमि पर जो अधिकारी नियुक्त होता था वो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे सीता अध्यक्ष कहते थे। क्या कहते थे? सीता सीता सीताध्यक्ष ना। सीताध्यक्ष। क्या कहते थे? सीताध्यक्ष कहते थे। यानी राजा को क्या कह सकते हैं? तो राजा को कह सकते हैं सीता। क्या कह सकते थे? सीता, ठीक ना। इसको सीता कहते थे, ठीक। सीता, ठीक। अच्छा, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर काम किसके लिए किया जाता था। यहाँ पर काम किससे लिया जाता था, ठीक ना। सीता अध्यक्ष जो था तो यहाँ पर काम किससे लिया जाता था? तो यहाँ काम लिया जाता था किससे? तो यहाँ काम लिया जाता था दास से। किससे? दास से, ठीक ना। किससे लिया जाता था? तो यहाँ पर काम लिया जाता था दास से। और किससे लिया जाता था? तो और लिया जाता था बंदियों से। किससे? बंदियों से, ठीक ना। बंदियों से। किससे काम लिया जाता था? बंदियों से लिया जाता था, ठीक। और किससे काम लिया जाता था यहाँ पे? तो और एक काम लिया जाता था किसान से, ठीक ना। यहाँ पे काम किससे लिया जाता था? किसान से, ठीक।
किसान से, इतने लोगों से काम यहाँ पर लिया जाता था, ठीक ना। अच्छा, थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि जो ये मौर्य वंश में काम लिया जाता था, जैसे कि मौर्य वंश, ठीक ना, मौर्य मौर्य ठीक, मौर्य वंश ना, मौर्य वंश। तो इस पे काम किससे लिया जाता था इस समय? तो राज की भूमि पर काम लिया जाता था, एक दास से लिया जाता था, ठीक, दास से लिया जाता था। और किससे लिया जाता था? तो एक लिया जाता था शूद्रों से लिया जाता था ना, शूद्रों से, ठीक, शूद्रों से। और किससे लिया जाता था? तो और लिया जाता था बंदियों से, ठीक ना, बंदियों से, यानी कि बंदियों से और किसानों से इस पे काम लिया जाता था, ठीक ना। तो सब इस समय ये लोग थे कौन? तो ये लोग सिर्फ उपभोक्ता थे, ये लोग जो थे सिर्फ उपभोक्ता थे, ठीक ना, उपभोक्ता, ठीक, उपभोक्ता, उपभोक्ता थे, ठीक। ये उत्पादन करता नहीं थे, क्या उत्पादन करता ये लोग नहीं थे, ठीक ना, उत्पादन, उत्पादन करता, उत्पादन करता नहीं थे ना, नहीं थे, उत्पादन करता नहीं थे, सिर्फ उपभोक्ता थे। लेकिन इनको उत्पादन करता से जोड़ा किसने? तो अशोक ने जोड़ा ना, मौर्य वंश में किसने जोड़ा? तो अशोक ने इनको सबसे पहले किससे जोड़ दिया? तो इसको जोड़ दिया उत्पादन का, उत्पादन करता से ना, उत्पादन, उत्पादन करता से इन लोगों को जोड़ दिया, ठीक ना। जब उत्पादन करता से इन लोगों को जोड़ा तो हुआ क्या कि इन लोगों को जोड़ा तो इनका श्रम जो होगा क्या होगा? तो इसका श्रम जो होगा क्या होगा? सस्ता होगा ना, श्रम मूल्य जो होगा वो क्या होगा? इनको जोड़ने से क्या होगा? तो श्रम मूल्य में, श्रम मूल्य सस्ता होगा, ठीक, श्रम मूल्य सस्ता होगा। और क्या होगा? उत्पादन की लागत जो होगी वो कम होगी, क्या होगी? उत्पादन की लागत ना, उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन की लागत ना, उत्पादन की लागत, लागत जो होगी क्या होगी? कम होगी, ठीक। अच्छा, जब इनको जोड़ा गया तो फिर क्या हुआ कि इनके पास ना, इन श्रम मूल्य, जब इनको जोड़ा गया इनको उत्पादन से, तो श्रम मूल्य सस्ता हुआ। तो इनको जब जोड़ा गया तो इनसे लाभ क्या हुआ? तो इससे लाभ यह हुआ कि इनके पास भी मुद्रा हो गई ना, इनके पास भी क्या हो गई? मुद्रा, यानी इनको भी मुद्रा मिली, ठीक ना, श्रमिकों को भी क्या हुआ? मुद्रा मिल गई, ठीक। अच्छा, जब इनको मिली तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन भी बढ़ेगा। श्रम मूल्य जब सस्ता हुआ तो क्या होगा? श्रम मूल्य जब सस्ता होगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा ना, उत्पादन, ठीक, उत्पादन, उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक, उत्पादन भी बढ़ेगा, ठीक, उत्पादन भी बढ़ेगा। इधर उत्पादन की लागत जब कम होगी तो क्या होगा? बिक्री बढ़ेगी, ठीक ना, इधर क्या होगी? बिक्री बढ़ेगी, ठीक, बिक्री, बिक्री बढ़ेगी, ठीक, बिक्री बढ़ेगी, ठीक, बिक्री बढ़ेगी। अच्छा, जब उत्पादन बढ़ेगा और बिक्री बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? फिर इन दोनों से क्या होगा? तो इन दोनों से होगा अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्या होगी? अर्थ, अर्थव्यवस्था, ठीक ना, अर्थव्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था क्या होगी? अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये इससे लाभ होगा, ठीक ना। इनको जोड़ने से क्या होगा? इनको जोड़ने से क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था लास्ट में जाकर के बढ़ जाएगी, ठीक। अब इसके आगे हम लोग क्या जान लेते हैं? इसके आगे हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश में जो कर की दर थी या कर वसूली का अधिकारी कौन होता था, ठीक ना, तो उसको हम लोग जान लेते हैं। तो मौर्य वंश में ना, ठीक ना, क्या मौर्य वंश में कर की दर, ठीक ना, तो कर की दर क्या होगी? कर की दर, ठीक, कर की दर और कर की वसूली, ठीक ना, कर की वसूली, ठीक, कर की वसूली, ठीक ना, कर की वसूली, कर की वसूली, ठीक ना, कर की वसूली का अधिकारी कौन होता था? कर की दर और कर की वसूली का अधिकारी कौन होता था? तो इसका अधिकारी होता था समाहर्ता, क्या होता था? समाहर्ता ना, क्या होता था? समाहर्ता, इसका अधिकारी कौन होता था? तो इसका अधिकारी होता था समाहर्ता, ठीक ना। अच्छा, इसका वेतन, समाहर्ता जो होता था इसका वेतन कितना होता था? इसका वेतन कितना होता है? इसके आगे की क्लास में, मानी कि इसके पहले की क्लास में आप लोगों को मैं बताया हूँ कि समाहर्ता का वेतन कितना होता था। तो समाहर्ता का वेतन होता था 48,000 ना, 48,000 पौंड, क्या होता था? 48,000 पौंड। इस पौंड को हम क्या कह सकते हैं? तो इस पौंड को कहा जाता है मुद्रा, क्या कहा जाता था? मुद्रा। उस समय मौर्य वंश में इसको क्या कहा जाता था? मुद्रा, ठीक ना। अच्छा, प्रांतीय स्तर पर कर, कर कौन वसूलता था? प्रांतीय स्तर पर कर कौन वसूलता था?
तो मौर्य वंश में प्रांतीय स्तर पर कर कौन वसूलता था, ठीक ना, प्रांतीय स्तर, ठीक, प्रांतीय स्तर पर कर वसूलना ना, कर वसूल कौन करता था, तो प्रांतीय स्तर पर जो कर वसूल करता था वो कौन करता था, तो उस समय दो लोगों को नियुक्त किया गया था, किसको किसको, तो एक नियुक्त किया गया था युक्तक को, किसको, युक्तक ना, युक्तक को, और एक नियुक्त किया गया था किसको, गोप को, किसको, दूसरे नंबर पर गोप को, ठीक ना, गोप को, ठीक। तो इन दो लोगों को प्रांतीय स्तर पर नियुक्त किया जाता था कर वसूलने के लिए, और राजकीय दर पर कर वसूलने के लिए किसको, तो समाहर्ता को ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मौर्य वंश में समानतः कर की दर कितनी थी, ठीक। तो मौर्य वंश में समानतः कर की दर कितनी थी, तो मौर्य वंश में समानतः कर की दर कितनी थी, कर की दर ना, मौर्य वंश में समानतः कर की दर कितनी थी, तो मौर्य वंश में समानतः कर की दर थी 1/6 ना, 1/6 भाग कर की वसूली की जाती थी। लेकिन लुम्बनी में जो कर की दर थी, लुम्बनी ना, लुम्बनी, ठीक ना, लुम्बनी में जो कर की दर थी, तो लुम्बनी में कर की दर, तो लुम्बनी में कर की दर कितनी थी, जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोगों को आगे क्लास में बताया हूँ। तो लुम्बनी में कर की दर थी 1/8 ना, कितनी थी, 1/8 थी, ठीक। इसका उल्लेख हमें देखने को कहाँ मिलता है, लुम्बनी में कर की दर जो वसूला जाता था तो 1/8 था, तो इसको देखने को हमको कहाँ मिलता है, तो यह देखने को हमको मिलता है रूमनदेयी अभिलेख में, कहाँ मिलता है, रूमनिदेयी ना, रूमनिदेयी, ठीक, रूमनदेयी अभिलेख में इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है कि 1/8 भाग वसूला जाता था, तो रूमनदेयी अभिलेख में, ठीक ना, रूमनदेयी अभिलेख, ठीक, रूमनदेयी अभिलेख में। अच्छा, रूमनदेयी अभिलेख है कहाँ पे, तो रूमनदेयी जो अभिलेख है यह कहाँ है, तो लुम्बनी में है, कहाँ पे है, लुम्बनी, ठीक ना, लुम्बनी, ठीक ना, कहाँ पे है, लुम्बनी, ठीक ना, लुम्बनी। अच्छा, लुम्बनी कहाँ पे है, तो लुम्बनी है कहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए, लुम्बनी है कहाँ पे, जल्दी से कमेंट कीजिए, लुम्बनी है नेपाल में, कहाँ पे है, नेपाल, ठीक ना। लुम्बनी कहाँ है वर्तमान में, तो लुम्बनी आप लोग कह सकते हैं कि लुम्बनी नेपाल में है ना। यहाँ पर अशोक कब आए थे, तो लुम्बनी जब अशोक आए थे तो कब आए थे, क्वेश्चन पूछता है कि लुम्बनी अशोक कब गए थे, तो लुम्बनी में अशोक गए थे कब, अपने शासन के 20वें वर्ष गए थे, कब गए थे, अपने शासन, ठीक ना, अपने शासन के 20वें वर्ष ना, 20वें वर्ष ना, कब गए थे, अपने शासन के 20वें वर्ष गए थे, कौन गए थे, तो अशोक गए थे, ठीक ना। लुम्बनी कब गए थे, तो अपने शासन के 20वें वर्ष गए थे। और यहाँ पर अशोक ने किया क्या, तो यहाँ पर अशोक ने कर की दर को 1/6 से 1/8 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि अशोक जो था बौद्ध अवलंबी शासक था, एक बात। और दूसरी बात क्या कहा जाता है कि यहाँ पर बौद्ध अवलंबी शासक तो था अशोक, लेकिन दूसरी बात क्या मिलता है कि लुम्बनी में बुद्ध जी की क्या हुई थी, बुद्ध का जन्म हुआ था ना, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया कि अपने शासन के 20वें वर्ष कर की दर को 1/8 कर दिया 1/6 से, ठीक ना। अब एक बात और देखने को मिलती है कि मेगास्थनीज की कर की दर को कितना बताते हैं, तो मेगास्थनीज जो हैं कर की दर को कितना बताते हैं, तो मेगास्थनीज ना, मेगास्थनीज, ठीक, मेगास्थनीज, ठीक। तो मेगास्थनीज जो हैं ये कर की दर को कितना बताते हैं, तो मेगास्थनीज बताते हैं 1/4, कितना बताते हैं, 1/4 बताते हैं, ठीक ना। लेकिन एक बात आप लोग को ध्यान में रखिएगा कि किसानों को भी 2 वर्गों में बांटा गया था ना। अब 2 भाग मिला था ना वहाँ पे हम लोगों को, 2 भाग कौन कौन मिला था, एक भाग जो मिला था देखिए यहाँ पे, एक तो राजा का मिला था, एक किसान का मिला था। तो राजा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, लेकिन किसान के बारे में पढ़ लेंगे। तो किसान को कितने भागों में बांटा गया था, तो किसान जो था, किसान को भी 2 भागों में बांटा गया था, कितने भागों में, 2 भागों में किसान को भी बांटा गया था, ठीक ना। अच्छा, एक भाग के किसान कौन होते थे, तो एक भाग में किसान वो होते थे जो अपना बैल, क्या, अपना बैल, ठीक ना, अपना खेती करने के लिए या किसानी करने के लिए अपना बैल, ठीक, अपना बैल और क्या,
अपना बैल, अपना हल ना, अपना हल, और क्या, अपना बीज, अपना बीज ना, अपना बीज लेकर आते थे, ठीक ना, अपना बीज लेकर आते थे। और उन्हें कर राज्य को देना कितना पड़ता था, तो उनको कर देना पड़ता था कितना, इनको कर देना पड़ता था 1/2 ना, कितना देना पड़ता था, 1/2, ठीक। लेकिन एक और भी इनको देना पड़ता था कर, इससे अलग कर देना पड़ता था ना, कर भी अलग देना पड़ता था अलग, और क्या देना पड़ता था, एक भाग पर देना पड़ता था, किस पे, भाग पे। और एक किस पे देना पड़ता था, एक कर था उस समय, ठीक। और किसमें, सिंचाई में, इस पे उन लोगों को अलग से कर देना पड़ता था, किसको, किसानों को, ठीक ना। एक बार और समझिए, किसान को 2 भागों में बांटा गया था। तो पहला भाग आप जान लीजिए कि जो वो किसान होते थे जो अपना बैल, अपना हल, अपना बीज लेकर आते थे, तो उनको कर की दर कितनी देनी पड़ती थी, 1/2 देनी पड़ती थी। इसके अलावा भी देनी पड़ती थी कर, भाग पर, कर पर, सिंचाई पर, ठीक ना, इनकी इसके अलावा। लेकिन अब दूसरा भाग जान लेते हैं कि दूसरा भाग जो था किसानों का वो कैसा था। तो वो किसान थे जो राज्य ना, राज्य का उनको क्या होता था, राज्य के तरफ से बैल, ठीक, राज्य के तरफ से बैल, राज्य के तरफ से हल, और राज्य के तरफ से बीज, राज्य के तरफ से बीज उनको क्या होती थी, मिलती थी। तो उनको कर कितना देना पड़ता था, तो उनको कर देना पड़ता था 1/6, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ पर ना। किसानों को 2 भागों में बांटा गया था। एक किसान वो होते थे जो अपना बैल, अपना हल, अपना बीज लेकर आते थे, तो उनको कर कितना देना पड़ता था, 1/2 देना पड़ता था। इसके अलावा इस भाग पर भी कर देना पड़ता था, कर पर भी, सिंचाई पर भी, इसके अलावा देना पड़ता था। लेकिन जो दूसरे किसान थे वो राज्य का ही उनके पास बैल होता था, राज्य का ही उनके हल होता था, राज्य का ही बीज होता था। तो उनको कर कितना देना पड़ता था, तो उनको कर देना पड़ता था 1/6, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भाग को, इसको धार्मिक से हम लोग जोड़ सकते हैं, किससे, धार्मिक, ठीक ना। धार्मिक, इसको क्या कर सकते हैं, इसको सामाजिक ना, सामाजिक, ठीक, सामाजिक, ठीक ना। तो इतने थे भाग, ठीक ना। अब मौर्य वंश का राजकीय आय का वितरण कैसा था, मौर्य वंश में राजकीय आय का वितरण कैसा था, जिसको पता है, जिस भी भाई बहन को पता है तुरंत कमेंट करके बताए। तो मौर्य वंश में राजकीय आय का वितरण कैसा था, राजकीय आय का वितरण, पहले हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, राजकीय आय का वितरण, ठीक ना। राजकीय, राजकीय आय ना, राजकीय आय, राजकीय आय का, राजकीय आय का वितरण, ठीक, राजकीय आय का वितरण। तो मतलब जो राज्य को कर मिलता था उसका वितरण कैसे होता था, इसका मतलब यही है, ठीक ना। तो उसका वितरण कैसे होता था, तो देखिए, एक भाग जो था इसमें क्या होता था राज्य की आय में, तो एक भाग जो था कर का, राज्य एवं राज्य परिवार के प्रबंध पर खर्च होता था, कितना, किसका, राजा ना, राजा, राजा एवं, ठीक, राजा एवं राज परिवार, मतलब राजा के परिवार, ठीक ना, राजा एवं राज परिवार, ठीक ना, परिवार, राजा एवं राज परिवार, राज परिवार का मतलब राजा का परिवार, राज परिवार के ना, राज परिवार के प्रबंध पर खर्च होता था, प्रबंध, ठीक, प्रबंध पर, प्रबंध पर खर्च, खर्च होता, खर्च होता था, ठीक। एक भाग तो इस पर खर्च हो जाता था, लेकिन इसमें भी दूसरा भाग वहीं और खर्च होता था। तो दूसरा भाग कौन सा खर्च होता था, तो दूसरा भाग खर्च होता था कल्याणकारी राज्य के लिए, किसके, कल्याणकारी ना, कल्याण, कल्याणकारी, 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 कल्याणकारी कार्य के लिए ना, कल्याणकार का, कल्याणकारी कार्य के लिए, कल्याणकारी कार्य के लिए खर्च, खर्च होता था, ठीक ना। कल्याणकारी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि राज्य में कहाँ सड़क बनवानी है, कहाँ पे सराय बनवानी है, कहाँ पे पेड़ लगवाना है, कहाँ पे कुआं खोदवाना है, तो मतलब कि राज्य के कल्याण के लिए कार्य किया जाता था, उसके लिए यहाँ पे खर्च होता था। एक भाग आपको इसमें कहाँ खर्च होता था, तो शिक्षा विकास के लिए खर्च होता था। राजकीय आय का वितरण एक भाग किसके लिए खर्च होता था, एक भाग खर्च होता था राजकीय ना, शिक्षा विभाग के लिए खर्च होता था, किसके, शिक्षा, शिक्षा विकास ना, शिक्षा विकास कह लीजिए इसको। तो शिक्षा विकास के लिए, शिक्षा विकास के लिए खर्च होता था, ठीक ना, शिक्षा विकास के लिए खर्च होता, होता था, ठीक।
इतने खर्च होते थे। लेकिन एक खर्च और होता था, वो किसके लिए होता था? तो एक खर्च जो होता था वो होता था प्रशासनिक अधिकारियों के लिए खर्च होता था। किसके? प्रशासनिक ना, मतलब कि जो प्रशासन में काम कर रहे थे अधिकारी, सैन्य सेना थी, जल सेना थी, थल सेना थी, उनको वेतन देने का काम होता था, तो उस पर खर्च होता था। यानी प्रशासनिक 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 अधिकारी ना, प्रशासनिक अधिकारी ना, अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के लिए खर्च होता था। ठीक, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए खर्च होता था ना। देखिए एक बार इसको और देखिए, राजकीय आय का वितरण कैसे होता था? तो राजकीय आय मतलब राज्य में जो कर दिया जाता था तो उसका वितरण कैसे होता था? एक भाग जो होता था उसमें एक भाग जो खर्च होता था राजा एवं राज्य परिवार के प्रबंध पर खर्च होता था। दूसरा भाग किसके लिए खर्च होता था? तो उसमें तो कल्याणकारी कार्य के लिए खर्च होता था। ठीक, और तीसरा उसमें क्या खर्च होता था? तो तीसरा खर्च होता था शिक्षा विकास के लिए खर्च होता था, मतलब शिक्षा पढ़ाई लिखाई के लिए, स्कूलों के लिए खर्च होता था। ठीक, और उसमें एक चौथा खर्च क्या होता था राजकीय वितरण में? तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए खर्च होता था, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों को कितना वेतन दिया जाएगा उसके लिए खर्च होता था। ठीक ना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्या? मौर्य वंश में गुप्त प्रशासन को पढ़ेंगे कि मौर्य वंश में गुप्त प्रशासन कैसा था। तो मौर्य वंश में गुप्त प्रशासन, ठीक ना, मौर्य वंश में गुप्त प्रशासन ना, तो मौर्य वंश में गुप्त प्रशासन कैसा था? गुप्त प्रशासन, ठीक, गुप्त प्रशासन। तो मौर्य वंश में गुप्त प्रशासन कैसा था? ठीक, तो मौर्य वंश में जो गुप्त प्रशासन था, तो इसमें एक बात ये जान लीजिए कि गुप्त प्रशासन का प्रमुख कौन था? गुप्त प्रशासन का प्रमुख ना, गुप्त प्रशासन का प्रमुख, तो गुप्त प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? तो गुप्त प्रशासन का होता था महामात्यास्पर्श। क्या होता था? महामात्या ना, महामात्या स्पर्श ना, स्पर्श क्या होता था? महामात्या स्पर्श। इसका क्या होता था? गुप्त प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक ना। अच्छा, इनको मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया था? मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया था? तो मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया था? मौर्य काल में गुप्तचर ना, गुप्तचर, तो मौर्य काल में गुप्तचर को कहा जाता था क्या? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष ना। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष ना, गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। इसको आपको देखने को कहाँ मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र से। कहाँ से देखने को मिलेगा? अर्थशास्त्र ना, अर्थशास्त्र से यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, यूनानी भाषा में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? यूनानी, ठीक ना, यूनानी भाषा। तो यूनानी भाषा में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ओवरसीयर्स। क्या कहा जाता था? ओवरसीयर्स ना। यूनानी भाषा में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? ओवरसीयर्स कहा जाता था। ठीक, ओवरसीयर्स। ठीक, अच्छा, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था में क्या हुआ था? तो उसमें गुप्तचर व्यवस्था में महिला एवं पुरुष दोनों को शामिल किया गया था। इसमें किसको किसको शामिल किया गया था? तो एक शामिल किया गया था किसको? तो इसमें महिला और पुरुष को दोनों को शामिल किया गया था। ठीक ना, महिला एवं पुरुष, ठीक ना, महिला एवं पुरुष गुप्तचर में दोनों को शामिल किया गया था। ठीक ना। अच्छा, एक बात और यहाँ से जान लीजिए, गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? मौर्य वंश में क्वेश्चन आ जाए कि गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे, तो गुप्तचर होते थे 2 प्रकार के ना। गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? तो गुप्तचर के प्रकार, ठीक, गुप्तचर के प्रकार ना, गुप्तचर के प्रकार। तो मौर्य काल में ना गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? तो मौर्य काल में गुप्तचर जो होते थे 2 प्रकार के होते थे। कौन कौन होता था? तो एक होता था संस्था। क्या होता था? संस्था, ठीक ना, संस्था किसको कहा गया? तो जो संस्था था इसको क्या कहा गया? तो संस्था को कहा गया अस्थाई गुप्तचर। क्या कहा गया? अस्थाई गुप्तचर, ठीक ना, अस्थाई गुप्तचर।
और इसमें दो प्रकार के होते थे ना, तो एक कौन होता था, तो एक होता था संचरा। क्या होता था? संचरा ना, संचरा। अच्छा, संचरा किसे कहा गया? तो संचरा उसको कहा गया, किसको? भ्रमणशील गुप्तचर को। किसको? भ्रमणशील ना, भ्रमणशील भ्रमणशील गुप्तचर ना, ये कौन होते थे? भ्रमणशील गुप्तचर। ठीक, भ्रमणशील गुप्तचर। अच्छा, इन दोनों को समझ लीजिए। ये संस्था यानी अस्थाई गुप्तचर। अस्थाई गुप्तचर वो होते थे जो एक जगहों पर रह करके राजा के लिए गुप्तचर का काम करते थे। ठीक ना, एक जगह रह करके राज्य में क्या क्या हो रहा है, कौन राजा के प्रति उत्तरदायी काम कर रहा है, कौन राजा के प्रति भला बुरा कह रहा है, तो ये अस्थाई गुप्तचर एक जगह रह करके पता करते थे। और संचरा यानी भ्रमणशील गुप्तचर। भ्रमणशील गुप्तचर वो होते थे जो एक जगह नहीं रह करके घूम घूम करके पता करते थे क्या, कि राजा के प्रति क्या क्या हो रहा है राज्य में, और जा करके वो बताते थे। किससे? राजा से। ठीक ना, किससे बताते थे? राजा से बताते थे। ठीक ना, इतनी जानकारी हो गई हमको। ठीक ना, कि अब अस्थाई गुप्तचर किसको कहते हैं? भ्रमणशील। भ्रमणशील का इस मतलब इस तरह से जान लीजिए, घूम घूम कर काम करने वाले गुप्तचर। अस्थाई का मतलब एक जगह स्थान पर रह करके काम करने वाले गुप्तचर। ठीक ना, अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश में न्याय प्रशासन कैसा था। ठीक ना, मौर्य वंश में न्याय प्रशासन कैसा था। ठीक, तो मौर्य वंश में न्याय प्रशासन ना, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे मौर्य वंश में न्याय प्रशासन ना। मौर्य वंश में न्याय प्रशासन कैसा था, तो न्याय प्रशासन पहले हेडिंग डालेंगे कि मौर्य वंश में न्याय प्रशासन कैसा था। न्याय प्रशासन। ठीक ना, न्याय प्रशासन। ठीक, न्याय प्रशासन। तो न्याय प्रशासन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि न्याय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। तो न्याय प्रशासन का प्रमुख जो होता था, प्रमुख ना, न्याय प्रशासन का प्रमुख कौन होता था, तो न्याय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। यानी कि सबसे अंतिम निर्णय किसका होता था न्याय के लिए, तो राजा का होता था। किसमें? मौर्य वंश में। ठीक ना, और इस न्याय प्रशासन में ना दो तरह के मतलब कि न्यायालय होते थे ना, दो तरह के। ठीक, कौन कौन होते थे देखिए, एक आप इसको डाल लीजिए, क्या कहते थे? एक होता था कौन? एक इसमें होता था धर्म अस्थाई न्यायालय। इसमें न्यायालय कैसा होता था, तो धर्म अस्थाई ना, धर्म अस्थाई न्यायालय ना, न्यायालय। ठीक ना, धर्म अस्थाई न्यायालय। अच्छा, धर्म अस्थाई न्यायालय को हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो इसको वर्तमान में किससे जोड़ सकते हैं, तो इसको वर्तमान में हम लोग जोड़ सकते हैं किससे? दीवानी न्यायालय से। किससे? दीवानी। ठीक ना, दीवानी न्यायालय ना, दीवानी न्यायालय से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यह क्या काम करते थे? दीवानी न्यायालय, धर्म अस्थाई न्यायालय, तो इनका काम क्या था, तो यह राजस्व के संबंध में सुनवाई करता था। किसके? यह क्या करता था, तो यह राजस्व ना, राजस्व के संबंध ना, राजस्व के संबंध में सुनवाई करता था ना, सुनवाई करता था। ठीक, सुनवाई करता था। और इसमें न्यायाधीश कितने होते थे, तो इसमें न्यायाधीश होते थे कितने? इसमें 3 न्यायाधीश होते थे। कितने न्यायाधीश होते थे? 3 न्यायाधीश ना, 3 न्यायाधीश होते थे। ठीक, 3 न्यायाधीश होते थे। अच्छा, इसमें दूसरे भाग को अब जान लेते हैं कि दूसरे भाग को क्या कहा जाता था। तो दूसरे भाग में कहा जाता था कटक शोधन न्यायालय। इस न्यायालय को क्या कहा जाता था? कटक शोधन ना, कटक शोधन न्यायालय। ठीक ना, कटक शोधन न्यायालय में कोई इसको वर्तमान में इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको वर्तमान से अगर जोड़ा जाए तो वर्तमान में इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? क्रिमिनल कोर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिमिनल ना। इसमें क्रिमिनल की केसें देखी जाती थी। क्रिमिनल कोर्ट ना, इसको क्या कहा जाता था? क्रिमिनल कोर्ट कहा जाता था। यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो होता था हिंसा संबंधी विषयों की सुनवाई होती थी। यहाँ पर क्या होती थी, तो यहाँ पर जो सुनवाई होती थी, किसकी सुनवाई होती थी,
तो यहाँ पर सुनवाई होती थी हिंसा, हिंसा ना, हिंसा संबंधी, हिंसा संबंधी, हिंसा संबंधी, हिंसा संबंधी विषयों की सुनवाई होती थी। हिंसा संबंधी विषयों, हिंसा संबंधी विषयों की क्या होती थी? सुनवाई होती थी। सुनवाई ना, हिंसा संबंधी विषयों की सुनवाई होती थी, ठीक ना, होती थी। और इसमें भी कितने न्यायाधीश होते थे? तो इसमें भी 3 न्यायाधीश होते थे। इसमें भी कितने न्यायाधीश होते थे? तो इसमें 3 जो होते थे न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश ना, 3 न्यायाधीश इसमें भी होते थे, 3 न्यायाधीश इसमें भी होते थे ना, न्यायाधीश होते थे, ठीक। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि इन जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी तो ये कैसे नियुक्ति होती थी? तो ये एक एग्जाम होता था। उस एग्जाम को क्या कहा जाता था मौर्य वंश में? तो उस एग्जाम को कहा जाता था क्या? धर्मोपदा शुद्ध परीक्षा। उस परीक्षा को क्या कहा जाता था? जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी उसको क्या कहा जाता था? धर्मोपदा। धर्मोपदा ना, धर्मोपदा नहीं, सॉरी, धर्मोपदा, धर्मोपदा, धर्मोपदा शुद्ध ना, धर्मोपदा शुद्ध, धर्मोपदा शुद्ध परीक्षा ना, क्या बोल सकते हैं इसको? धर्मोपदा शुद्ध परीक्षा, ठीक ना, परीक्षा। इसके माध्यम से इन न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। धर्मोपदा शुद्ध का मतलब हो गया कि जो न्यायाधीश नियुक्त होता था तो उसका मतलब कि धर्म क्या है, वो कौन सा काम करता है, उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या हैं, उसकी गुणवत्ताएँ क्या क्या हैं, वो राज्य के प्रति कितना वफादार है, मतलब इस तरह से सब कुछ देखते हुए इसकी नियुक्ति होती थी न्यायाधीशों की, ठीक ना। इस समय न्याय देने का प्रभाव, इसमें दंड देने का प्रबंध कैसा था? तो जो दंड देने का प्रबंध था तो पहले तो था धर्म पे, कि अगर आप शूद्र हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इसके हिसाब से दंड दिया जाता था। आपका चरित्र के हिसाब से दंड दिया जाता था कि आपका चरित्र कैसा है, स्वभाव कैसा है, ठीक ना, आपका व्यवहार कैसा है, व्यवहार ना, इन सब चीज़ों को देख करके ये जो न्यायाधीश होते थे ना, ये दोनों न्यायाधीश होते थे, ये सब क्या करते थे? दंड देते थे, ठीक ना। लेकिन मौर्य वंश में दंड कैसे दिया जाता था ना? तो मौर्य वंश में अधिकतर दंड जो देने का प्रावधान था, मौर्य वंश में दंड देने का, तो दंड यानी कि जान लीजिए कि उसमें जुर्माना लगता था। क्या मौर्य वंश में क्या लगता था? जुर्माना। तो जुर्माना ना, जुर्माना, ठीक, जुर्माना। तो जुर्माना तो क्या लगता था? आर्थिक दंड लगता था। क्या लगता था? आर्थिक ना, आर्थिक दंड ना, आर्थिक दंड को क्या होता था? आर्थिक दंड को वरीयता, आर्थिक दंड को वरीयता, आर्थिक दंड को वरीयता दी जाती थी, ठीक ना, आर्थिक दंड को वरीयता दी जाती। उसमें किसको वरीयता दी जाती थी? तो आर्थिक दंड को वरीयता दी जाती थी। लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य 3 प्रकार के दंड को बताया है ना। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र ना, अर्थशास्त्र जो था उसमें कौटिल्य जो थे, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दंड को बताया है? कौटिल्य, ठीक ना, कौटिल्य, कौटिल्य ने दंड के प्रकार को कितने बताया है? तो दंड के प्रकार को बताया 3 प्रकार ना, 3 प्रकार का, ठीक ना, 3 प्रकार, 3 प्रकार। तो यहाँ पर जान लीजिए वो 3 प्रकार कौन से थे? दंड के प्रकार, दंड के प्रकार। तो वो अर्थशास्त्र में कौटिल्य के आधार पर था दंड का प्रावधान। तो कौन कौन था? तो एक तो दंड आपको मिलेगा देखने को, पहला क्या मिलेगा? उत्तम साहस दंड। क्या मिलेगा? उत्तम साहस दंड ना, उत्तम, उत्तम, उत्तम साहस ना, उत्तम साहस, उत्तम साहस, उत्तम साहस दंड, ठीक ना, उत्तम साहस दंड, ठीक। और दूसरा क्या मिलेगा आप लोगों को? उत्तम साहस दंड। और दूसरा आपको दंड के प्रकार देखने को क्या मिलेगा? यह कौटिल्य के आधार पर अर्थशास्त्र में बता रहा हूं मैं। मध्यम साहस दंड। क्या? मध्यम, मध्यम साहस, मध्यम साहस ना, मध्यम साहस दंड ना, मध्यम साहस दंड। और इसमें 3 प्रकार के दंड होते थे ना। तो तीसरा दंड आपको देखने को क्या मिलेगा? तो तीसरा मिलेगा निम्नतम, 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 निम्नतम साहस, निम्नतम साहस, निम्नतम साहस दंड ना। ते 3 प्रकार के दंड जो थे बताए गए थे किसके? तो कौटिल्य के बताए गए थे ना। अर्थशास्त्र के जो कौटिल्य थे उनको बताए गए थे। तो इसमें जो दंड लगता था तो ये 500, कितना? 500 से 1000 ना, 500 से
1000 पौंड ना, 1000 पौंड का दंड ना, दंड लगता था, ठीक ना, लगता था, ठीक। इसमें एक 500 से लेकर 1000 पौंड, पौंड का मतलब होता है मुद्रा, ठीक ना, क्या होता है मुद्रा। अच्छा, तो इसमें कितना लगता था, 500 से लेकर 1000 पौंड का दंड लगता था। मध्यम साहस दंड में कितना लगता था, तो मध्यम साहस दंड में लगता था 250 से लेकर 500 पौंड तक, कितना, 500 पौंड तक दंड लगता था, 500 पौंड ना, पौंड का दंड लगता था, ठीक, दंड लगता था। अच्छा, ये लास्ट वाला न्यूनतम साहस दंड जो है, न्यूनतम साहस में कितना दंड लगता था, तो न्यूनतम साहस दंड में 48 ना, 48 से लेकर 90 पौंड तक दंड लगता था, 90 पौंड तक का दंड ना, दंड लगता था, ठीक ना। कितना दंड लगता था, 48 से 90 पौंड तक। अच्छा, न्यूनतम साहस जो दंड है, इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं पर्व साहस दंड। ये आपको देखने को मिल सकता है, न्यूनतम साहस दंड मिल जाए या पर्व ना, पर्व साहस दंड, ठीक ना, ये इसी का नाम है, दूसरा नाम है, ठीक ना, पर्व साहस दंड इसको हम कह सकते हैं, ठीक ना। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कितने प्रकार के दंड को बताया, तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के दंड को बताया, ठीक ना। तो दंड के प्रकार तीनों कौन कौन थे, उत्तम साहस दंड, दूसरा था हमारा मध्यम साहस दंड, तीसरा हमारा था क्या, न्यूनतम साहस दंड। न्यूनतम साहस दंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, पर्व साहस दंड, ठीक ना। तो उत्तम साहस दंड में मतलब अधिकतम दंड कितना लगता था, तो 500 से लेके 1000 पौंड तक दंड लगता था, पौंड का मतलब होता है मुद्रा। और मध्यम साहस दंड में कितना लगता था, 250 पौंड से लेकर के 500 पौंड तक दंड लगता था। तीसरे में कितना लगता था, न्यूनतम साहस दंड में, तो 48 पौंड से लेकर 90 पौंड तक दंड लगता था, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग जान लेते हैं क्या, इसके आगे हम लोग जान लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे कि सैन्य प्रशासन कैसी थी मौर्य वंश में। सैन्य प्रशासन ना, मौर्य वंश में सैन्य प्रशासन कैसी थी, तो मौर्य वंश में सैन्य प्रशासन, ठीक ना। तो मौर्य वंश में सैन्य प्रशासन को हम लोग जान लेते हैं कि मौर्य वंश में सैन्य प्रशासन कैसी थी, ठीक ना। प्रशासन के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो सैन्य, ठीक ना, सैन्य प्रशासन, ठीक, सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन, इसका मुख्य अंतिम निर्णय करने वाला कौन होता था सैन्य प्रशासन में, तो सबसे अंतिम निर्णय जो था वो किसका था, राजा का था, ठीक ना। लेकिन इस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ना, प्रमुख अधिकारी। तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जो होता था वो कौन होता था, तो वो अधिकारी होता था कौन, उसको कहा जाता था सेनापति। क्या कहा जाता था, सेनापति, ठीक ना, सेनापति, इसको क्या कहा जाता था, सेनापति। यह किसका सदस्य था, तो यह मंत्रिणा का सदस्य था। यह जो सेनापति था, यह सदस्य किसके, इसके पहले की क्लास में बताएं, आप लोग पहले की क्लास को पढ़ेंगे तो इसमें बताया हूँ पहले कि उसको पहले की क्लास इसको जोड़ कर पढ़िए, ठीक ना। तो इसको क्या कहते थे, सेनापति का सदस्य किसका होता था, तो मंत्रिणा का, मंत्रिणा का ये सदस्य होता था, ठीक ना। अच्छा, इसका वेतन कितना होता था, मंत्रिणा का वेतन कितना होता था, तो मंत्रिणा का वेतन होता था 48,000 पौंड। कितना होता था, 48,000 पौंड होता था, ठीक ना। इस पौंड का मतलब क्या होता है, तो इस पौंड का मतलब होता है मुद्रा। क्या होता है, मुद्रा। मौर्य वंश में इसको क्या कहा जाता था, पौंड, लेकिन इसका मतलब का अर्थ क्या है, तो मुद्रा है, ठीक ना। अब देखिए, इस सेनापति जो है, सेनापति है, इसके नीचे कौन होता था, तो इस सेनापति जो है इसके नीचे जो होता था, इसके नीचे, ठीक ना, तो इसके नीचे आपको देखने को कौन मिलेगा, तो नायक मिलेगा। कौन, नायक ना, नायक, ठीक ना। अच्छा, नायक शुद्ध युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था, नायक के युद्ध में सेना का नेतृत्व कौन करता था ना। तो इसमें एक इसका काम क्या था, तो इसका काम था क्या काम था बताइए जल्दी से, इसका काम क्या था नायक का, तो इसका काम था सेनापति के नीचे कौन आएगा, तो नायक आएगा, ठीक ना। इसका काम क्या था, तो इसका काम था युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। इसका काम था युद्ध ना, इसका काम क्या था, तो इसका काम था युद्ध में सेना का नेतृत्व करना, नेतृत्व करना, ठीक ना। इसका काम क्या था, तो इसका काम था युद्ध में सेना का नेतृत्व करना।
इसका वेतन कितना होता था, इस नायक जो था इसका वेतन कितना होता था, तो इसका वेतन होता था 12,000, 12,000 पौंड ना, कितना होता था 12,000 पौंड। पौंड का मतलब होता है मुद्रा। ठीक, अब तो रट जाना चाहिए। अब सेना कितने प्रकार की थी, सेना कितने प्रकार की थी, तो हम जान लेते हैं कि सेना के प्रकार ना, तो सेना के प्रकार जान लेते हैं। पहले तो जान लीजिए कि सैन्य प्रशासन, एक बार देख लीजिए, सैन्य प्रशासन का अंतिम निर्णय करने वाला कौन होता था, तो राजा होता था। इस सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, तो उसका सेनापति होता था। सेनापति का सदस्य किसका होता था, तो मंत्रिणा का सदस्य होता था। ठीक ना, इस मंत्रिणा का वेतन कितना होता था, तो इसका वेतन होता था 48,000 पौंड ना, 48,000 पौंड। सेनापति के नीचे कौन होता है, तो सेनापति के नीचे नायक होता है। नायक का काम क्या था, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना। ठीक ना, नायक का वेतन कितना होता था, तो 12,000 पौंड होता था। ठीक ना, अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे कि सेना कितने प्रकार की थी ना, मौर्य प्रशासन में सेना कितने प्रकार की थी। ठीक ना, तो हेडिंग डाल देंगे सेना के प्रकार। ठीक ना, मौर्य प्रशासन में सेना कितने प्रकार की थी, तो मौर्य प्रशासन में सेना के प्रकार ना, सेना के प्रकार। ठीक, सेना के प्रकार। अब सेना के प्रकार के बारे में जान लेते हैं कि सेना कितने कितने प्रकार की होती थी। तो सेना जो थी, एक सेना आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, एक सेना मिलेगा आपको देखने को जल सेना। कौन सा सेना, जल सेना। ठीक ना, जल सेना। ठीक, जल सेना। और दूसरा आपको क्या इसमें देखने को मिलेगा सेना के प्रकार में, तो दूसरा मिलेगा घुड़सवार सेना। कौन सा, घुड़सवार ना, घुड़सवार सेना। ठीक, घुड़सवार सेना। और इसमें क्या मिलेगा, एक और सेना के प्रकार में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, तो मिलेगा हस्ती सेना। कौन से, हस्ती। ठीक ना, हस्ती सेना। हस्ती सेना का मतलब क्या हो गया कि हाथी वाली सेना। ठीक ना, और इस सेना प्रकार में और एक कौन सा देखने को मिलेगा, तो एक मिलेगा रथ सेना। कौन सा, रथ सेना। ठीक ना, रथ सेना। ठीक, और इसके बाद आपको देखने को कौन सा मिलेगा, एक मिलेगा पैदल सेना। इसमें कौन एक सेना होती थी, तो इसमें एक होती थी पैदल सेना। ठीक ना, पैदल सेना। ठीक ना, पैदल सेना। तो इतनी जो सेना थी, इस सेनाओं की मौर्य वंश में सेना के प्रकार थे ना, जल सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना मतलब हाथी सेना, रथ सेना, पैदल सेना, इतनी सेनाएं होती थी। ठीक ना, अब सेना का प्रबंध जो होता था, तो 6 समितियों द्वारा किया जाता था। सेना का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता था, तो सेना का जो प्रबंध था, सेना ना से 30 सदस्य होते थे ना, इसके पहले क्लास में बताया, सेना का प्रबंध ना, सेना का प्रबंध। ठीक, प्रबंध, सेना का प्रबंध 30 सदस्य ना, 30 सदस्यों लिखिए इसको, 30 सदस्यों की 6 समिति ना, 6 समिति द्वारा, 6 समिति द्वारा किया जाता था। ठीक है, 6 समिति द्वारा किया जाता था। ठीक ना, 6 समिति, मान लीजिए कि 30 सदस्यों को 6 समितियां बनाएंगे, तो यानी कि एक समिति में कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। ठीक ना, 6 5 30, तो एक समिति 30 सदस्य थे, तो 30 सदस्यों में 6 लोगों की समितियां बनाई जाती थी, 6 समितियां बनाई जाती थी। उसमें लोग कितने होते थे, तो एक समिति में कितने लोग होते थे, तो एक समिति में हो जाएंगे, एक समिति ना, एक समिति। ठीक, एक समिति में कितने लोग हो जाएंगे, तो एक समिति में 5 लोग हो जाएंगे। ठीक ना, अच्छा, इनका काम क्या था, तो इनका काम था प्रथम समिति। मान लीजिए कि प्रथम समिति ना, प्रथम समिति का काम क्या था, प्रथम समिति। ठीक ना, प्रथम समिति, तो प्रथम समिति का काम था क्या, तो इसका काम था कि जल सेना का प्रबंधन करना। ठीक ना, जल सेना का प्रबंधन। ठीक ना, पहली समिति का काम क्या था, जल सेना का प्रबंधन, जल सेना। ठीक ना, जल सेना का प्रबंधन। ठीक ना, प्रबंधन ना, जल सेना का प्रबंधन पहली समिति का एक काम था। दूसरी समिति का क्या काम था, तो दूसरी देख लीजिए, इस तरह से दूसरी आप लोग डाल लीजिएगा, दूसरे नंबर पर मैं इस तरह से डाल रहा हूँ। ठीक ना, तो दूसरी समिति का काम था कि रसद सेना का प्रबंध, क्या, रसद सेना का प्रबंधन न, रसद सेना का प्रबंधन, इनका क्या काम था, रसद सेना का प्रबंधन करना। ठीक, और तीसरी समिति जो थी, तो तीसरी समिति का क्या काम था, तो पैदल सेना का प्रबंधन, क्या, पैदल सेना ना, पैदल सेना का
पैदल सेना का प्रबंधन, ठीक ना, प्रबंधन, पैदल सेना का प्रबंधन। तीसरा हो गया चौथी समिति का क्या काम था, तो चौथी समिति का काम था अश्व सेना का प्रबंधन। अश्व मतलब होता है घोड़ा ना, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्व सेना, अश्व सेना, अश्व सेना का, अश्व सेना का प्रबंधन, ठीक ना, अश्व सेना का प्रबंधन देखने का काम कौन करती थी, तो चौथी समिति करती थी। 6 समितियां थी। 5वीं समिति का क्या काम था, तो 5वीं समिति का काम था हस्ती सेना का प्रबंधन। हस्ती मतलब होता है हाथी ना, हस्ती सेना, हस्ती सेना का, हस्ती सेना का प्रबंधन, ठीक ना, प्रबंधन, हस्ती सेना का प्रबंधन, ठीक। इतना हो गया। 5वां हो गया छठवीं, छठी सेना का कौन सी थी, तो छठी सेना, छठी समिति, सॉरी, छठी समिति कौन थी, तो छठी समिति का काम क्या था, तो रथ सेना न, रथ सेना का, रथ सेना का प्रबंधन, ठीक, रथ सेना का प्रबंधन, ठीक ना, प्रबंधन, रथ सेना का प्रबंधन, ठीक ना, रथ सेना का प्रबंधन। ये 6 समितियां थी, ठीक ना। कितनी थी, 6 समितियां थी। एक बार और जल्दी से देख लीजिए इसको, जल्दी से एक बार और देखिए। सेना के कितने प्रकार होते थे, तो सेना के प्रकार ये थे, एक था जल सेना, घुड़सवार सेना, हस्ती सेना, रथ सेना, पैदल सेना, इतनी सेनाएं थी। तो सेना का प्रबंध जो था 30 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा किया जाता था। इसके पहले की क्लास में आप लोग देखेंगे तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र किया हूँ, जब उसको पढ़ेंगे तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो 30 सदस्य थे, उनकी 6 समितियां बनाई जाती थी। 6 समितियों में एक समिति में कितने लोग थे, तो 5 लोग थे, ठीक ना। अब प्रथम समिति का काम क्या था, तो प्रथम समिति का काम था जल सेना का प्रबंधन। दूसरी समिति का काम क्या था, तो रसद सेना का प्रबंधन। तीसरी समिति का काम क्या था, तो पैदल सेना का प्रबंधन। चौथी समिति का काम क्या था, तो अश्व सेना का प्रबंधन। 5वीं समिति का काम क्या था, तो हस्ती सेना का प्रबंधन। 6ठी समिति का काम क्या था, तो रथ सेना का प्रबंधन, ठीक है। तो इतनी सेनाओं की, इतनी समितियों का काम ये था, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास को हम समाप्त कर रहे हैं। क्लास बहुत लंबी हो रही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। अगर क्लास में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं तुरंत आपको बताऊंगा। मैं अपने तरफ से तो समझाने की पूरी कोशिश किया हूं, लेकिन आप लोगों को क्लास कैसा लगा है तुरंत कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इसके आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन की आर्थिक ना, मौर्य, इसके आगे क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन की आर्थिक ना, मौर्य प्रशासन की आर्थिक एवं, और क्या पढ़ेंगे, मौर्य प्रशासन की आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सामाजिक ना, सामाजिक व्यवस्था ना, सामाजिक व्यवस्था को हम लोग, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था ना, ये चीज़ें हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों इसी के साथ क्लास को समाप्त कर रहे हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।